होता है तो इनाम निकल कर आता है आशुतोष तिवारी का। उसके बाद उनके तमाम समर्थक नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन बीजेपी टस से मस नहीं हुई और यहाँ पर खुद नरोत्तम मिश्रा को भी झुकना पड़ा कि देखिए मैं पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता, बल्कि पार्टी मुझसे बड़ी है। मैं 15 साल मंत्री रहा, तमाम तरह की बातें उन्होंने कही कि मैं इतनी बार विधायक रहा, यानी पार्टी की बदौलत ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। लेकिन उतना कि बीजेपी के लिए हालात को संभालना क्या उतना आसान नहीं था? क्या नरोत्तम को जो है टिकट ना देना ही एकमात्र उपाय था, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी सोच कहीं ना कहीं बीजेपी? तीन राज्यों में उपचुनाव, गुजरात, बिहार और मध्य प्रदेश, और सबसे ज्यादा दिलचस्प नजारा मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों के चेहरे भी बदले और नाराज भी किया अपने पुराने चेहरों को, लेकिन बीजेपी को विश्वास था कि बदले हुए चेहरे के साथ ये उपचुनाव जीत जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर जो नजारा देखने को मिल रहा है वो बीजेपी पक्ष का नजर नहीं आ रहा है। माना जा रहा है कि बीजेपी अति आत्मविश्वास यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आई और यही नुकसान साबित हुआ बीजेपी के लिए, नुकसानदायक बना बीजेपी के लिए, क्योंकि अब तक तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। जो समय है ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सोचा था वो नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में दतिया सीट को लेकर खास तौर पर एक चेहरे को देखा जा रहा है। वो चेहरा नरोत्तम मिश्रा का था। माना जा रहा था पहले नरोत्तम मिश्रा आगे आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, उपचुनाव में उतरेंगे, बीजेपी ने मौका नहीं दिया। लेकिन फिर जिस चेहरे को उतारा, ये माना गया कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थन से वो चेहरा इस उपचुनाव में बाजी मार जाएगा। लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, इस आंकड़ों के साथ देखा जाए तो बीजेपी पिछड़ रही है, और बीजेपी इस कदर पिछड़ रही है कि कांग्रेस के घनश्याम सिंह खुद आगे चल रहे हैं और माना जा रहा है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ दतिया पर है। तो कई सवाल है, क्या नरोत्तम मिश्रा को ना उतारना बीजेपी के लिए गलत साबित हुआ? बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पर नजर आया? क्या नरोत्तम मिश्रा के कार्यकर्ता समर्थक जो नाराज थे उन्होंने बीजेपी को नुकसान पहुंचा दिया? यहाँ सबसे बड़ा सवाल कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये चुनौती थी, और इस चुनौती में राहुल गांधी ने जो फैसला लिया, जो कांग्रेस आलाकमान ने फैसला लिया, ये फैसला उनके लिए सही साबित हुआ। और तीसरा सबसे बड़ा चेहरा आजाद समाज पार्टी का भी था, दामोदर यादव। क्या वो यहाँ कोई फैक्टर साबित कर पाए? कई बड़े सवाल जुड़ जाते हैं दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव के नतीजों को लेकर। चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल की शुरुआत में तो बीजेपी उम्मीदवार आगे नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे राउंड बढ़ते गए वैसे वैसे तस्वीरें साफ होती गई, और अब तो तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं। कांग्रेस पार्टी के घनश्याम सिंह ये मुकाबला जीत रहे हैं। कैसे देखते हैं, बीजेपी ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि शुरुआत में बीजेपी के प्रत्याशी दतिया सीट के ऊपर आ गए थे और उस वक्त नरोत्तम मिश्रा का बयान आया कि उन्होंने जिस तरह से मेहनत की, जिस तरह से माहौल बनाया, और यहाँ तक कहा कि देखिए मेरे समर्थक नाराज जरूर थे लेकिन आखिर में मेरी बात मान गए और ये चुनाव बीजेपी बहुत बड़े मार्जिन से जीतने वाली है। इस तरह के दावे सुबह नरोत्तम मिश्रा करते हुए नजर आए। लेकिन देखिए सुबह के मुकाबले शाम होते होते पूरा माहौल ना सिर्फ बदला बल्कि कहीं ना कहीं तमाम तरह के सवाल भी खड़े होते हुए नजर आए कि आखिर पूरी की पूरी मजबूत जो मध्य प्रदेश इकाई है बीजेपी की, उन्होंने जोर आजमाइश की। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे प्रचार प्रसार करने, शिवराज सिंह चौहान पहुंचे प्रचार प्रसार करने, मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार प्रचार प्रसार करते रहे। इसके अलावा तमाम नेताओं का आना जाना लगातार लगा रहा है, सीट के ऊपर प्रचार प्रसार करते रहे। लेकिन अब जो रिजल्ट सामने आता है नाज़मीन, वो कम से कम ये बताता है कि क्या यहाँ पर बीजेपी से कोई बड़ी चूक हुई, क्योंकि अगर नरोत्तम मिश्रा के नाम पर ही आपको चुनाव लड़ना था तो उनको टिकट क्यों नहीं दिया? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि आपने देखा पूरे चुनाव में कदम से कदम मिलाकर चलते हुए नजर आए। लेकिन भले ही उसका उतना इम्पैक्ट क्रिएट ना हुआ हो, लेकिन जिस तरह से चुनाव लड़ा है और जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की कि देखिए बीजेपी के लिए वो किसी भी तरह से
जो है जनता का समर्थन जुटाने के लिए लगातार रैलियां करेंगे, घर घर जाएंगे। उन्होंने वो किया भी, बुलेट रैली करते हुए नजर आए, तमाम तरह से एक रिझाने का प्रयास करते हुए दिखाई पड़े। क्योंकि दतिया पे भले ही 2023 में नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए हो, लेकिन उससे पहले लगातार 3 दफा चुनाव यहाँ से जीते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ने जिस तरह उनको टिकट नहीं दिया, हम सब ने देखा किस तरह से उनके तमाम समर्थक सड़कों पर उतर आए, रोड जाम कर दिया, हाईवे जाम कर दिए, 11-12 घंटे जाम लगा रहा। आखिर में पुलिस को जो है ये कहा जा सकता है कि वहां पर बल प्रयोग करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और तमाम तरह से उस रोड को क्लियर करवाना पड़ा। अच्छा, घनश्याम सिंह भी खुद ये कह रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा के कई समर्थक हैं, कई कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो अंदर ही अंदर कांग्रेस को समर्थन सौंप रहे थे, उनके पक्ष में नजर आ रहे थे। तो बीजेपी ने ये सोचा नरोत्तम मिश्रा को नहीं उतारेंगे तो एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि 23 में वो हारे थे, ऐसा ना हो जाए कि इस उपचुनाव में भी हार का सामना करना पड़े। लेकिन कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर फायदा नजर आया और घनश्याम सिंह खुद इस बात को कबूल रहे हैं। तो अगर नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी उतारती तो क्या नहीं लगता कि ये कुछ और बदलता हुआ दिखाई देता? पहली बात तो ये है नाज़मीन कि हमें समझना पड़ेगा कि बीजेपी भी शायद ये समझ पा रही है कि अब एक नई लीडरशिप की तरफ जाना चाहिए, युवाओं को मौका देना चाहिए। क्योंकि आपने देखा कि 23 में ही बीजेपी ने बता दिया था कि जो मजबूत चेहरे हैं, अनुभवी चेहरे हैं, उनको अब राज्य नहीं बल्कि केंद्र में लेके जाएं। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद पर नहीं बैठाना, इस बात का संदेश था। और उसके बाद में मोहन सिंह यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं। फिर हमने देखा इस चुनाव में जब नरोत्तम मिश्रा के नाम की लगातार हर तरफ गूंज दिखाई पड़ रही थी, उन्होंने अपने नाम का बकायदा नामांकन पत्र भी खरीद दिया। लेकिन जब नाम का अनाउंसमेंट होता है तो ये नाम निकल कर आता है आशुतोष तिवारी का। उसके बाद उनके तमाम समर्थक नाराज भी हो जाते हैं। लेकिन बीजेपी टस से मस नहीं हुई और यहाँ पर खुद नरोत्तम मिश्रा को भी झुकना पड़ा कि देखिए, मैं पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता, बल्कि पार्टी मुझसे बड़ी है। मैं 15 साल मंत्री रहा, तमाम तरह की बातें उन्होंने कही कि मैं इतनी बार विधायक रहा, यानी पार्टी की बदौलत ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। लेकिन उसके बावजूद बड़ा सवाल ये बन जाता है कि जो आपने बात कही कि तमाम जो घनश्याम सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी ये बात कहते हुए दिखाई पड़े कि तमाम बीजेपी के नेताओं ने उनका समर्थन किया। लेकिन यहाँ पर वो ये बताना भी भूल गए कि राजेंद्र भारती जो इससे पहले यहाँ से चुनाव जीते थे, उनके खिलाफ जिस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि उन्होंने पैसे लेकर बीजेपी को जितवाने का काम किया, कुछ दिनों पहले ये बात भी कहते हुए दिखाई पड़े। लेकिन अब वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने, तो क्या उसमें नरोत्तम मिश्रा का नाम वो लेना चाहते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जो आने वाले दिनों में जिसके ऊपर बातचीत होगी, क्योंकि सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो यही निकल कर आता है कि क्या नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं उन्होंने यहाँ पर आशुतोष तिवारी का समर्थन नहीं किया, क्या उनको वोट नहीं किया, और उसी की वजह से क्या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह, उनकी झोली में जीत आ रही है। तो कुल मिलाजुलाकर देखा जा सकता है कि बीजेपी के लिए हालात को संभालना क्या उतना आसान नहीं था। क्या नरोत्तम को जो है टिकट ना देना ही एकमात्र उपाय था, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी सोच कहीं ना कहीं बीजेपी की जो बड़ी लीडरशिप है उसकी रही होगी? अच्छा सर, ये देखिए कि जब वो नामांकन पत्र खरीद लेते हैं नरोत्तम मिश्रा और उसके बाद बीजेपी फैसला लेती है कि आशुतोष तिवारी को मौका देंगे, और नाराजगी आपने खूब बताया कि हंगामा होता है दतिया पर, और जिस तरह से ये देखा जाता है उनके कार्यकर्ता वहां पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, सड़क ब्लॉक करके, हाईवे ब्लॉक करके। क्या नहीं लगता कि अब जो ये नतीजा दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है, कांग्रेस जीत रही है इस सीट पर, और आप मानिए जीत ही चुकी है कांग्रेस, क्योंकि लगभग तस्वीरें साफ हैं, तो क्या नहीं लगता है कि नरोत्तम मिश्रा और उनके जो भी कार्यकर्ता हैं वो फिर बीजेपी पर सवाल खड़े करें कि आपने गलती की है, आपकी वजह से ये हुआ है, तो वो अपना रास्ते अलग करते हुए दिखाई दे? देखिए, पहली बात तो ये है कि नरोत्तम मिश्रा चूंकि बड़े लेवल के नेता है बीजेपी में, उनका अगर कद देखा जाए तो मध्य प्रदेश में ये भी कहा जा सकता है कि एक समय मुख्यमंत्री पद की रेस में भी उनका नाम रहा है। कुछ समय पहले राज्यसभा जाने को लेकर चर्चा थी, लोकसभा जाने को लेकर चर्चा थी, यानी तमाम तरह से उनका नाम चर्चाओं में रहा। क्योंकि 23 के बाद में 24 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उस वक्त भी उनको नहीं टिकट दिया गया। फिर आपने देखा कि जब राज्यसभा के लिए जो है चेहरों का चयन हुआ, उसमें भी नाम था, उसमें भी टिकट नहीं दिया गया, और अब जब उपचुनाव होने वाला था तो उसमें भी उनको टिकट नहीं दिया गया। देखिए, 3 बार लगातार उनको दरकिनार किया गया है। अब बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ से जो नरोत्तम मिश्रा का रास्ता बीजेपी के अंदर अब तक बहुत पावरफुल दिखाई पड़ता था,
अचानक से बेहद कमजोर नजर आता है। क्योंकि अब एक बात ये भी जाएगी कि भाई देखिए, नरोत्तम मिश्रा ने प्रचार प्रसार तो किया, लगातार लगे तो रहे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी की हार होती है तो क्या नरोत्तम मिश्रा का भी इसमें जो है उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं बनती कि इतना बड़ा चेहरा है वो चुनाव नहीं जिता पाए? तो बिल्कुल उनके ऊपर हो सकता है कि और गाज गिरती हुई दिखाई पड़े। अगर यहाँ पर आशुतोष तिवारी चुनाव जीतते तो ये भी हो सकता है कि नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर एक मजबूत चेहरा बनते हुए दिखाई पड़ते कि देखिए, भले ही किंग नहीं हूं मैं अभी, लेकिन किंग मेकर की भूमिका में हूं और यहाँ पर एक बड़ा उनका रसूख दिखाई पड़ता, लेकिन वो होता हुआ नजर नहीं आया। अब ऐसे में हो सकता है आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला करते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि आपको ये भी याद होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि मेरा टिकट कटवाने की जो हैसियत है वो आशुतोष तिवारी में नहीं है, ये आला कमान का खेल है और मैं उनसे खुद बात कर लूंगा। तो उनके तेवर अभी भी नरम नहीं है और अब हो सकता है यहाँ पर उनका जो व्यवहार है, जो बातचीत का ढंग है, बयानबाजी है, वो बदलती हुई दिखाई पड़े। लेकिन ये जरूर माना जाएगा कि जिस तरह से बीजेपी ये उम्मीद लगा रही थी कि हम किसी भी चेहरे को उतार देंगे, आराम से चुनाव जीत जाएंगे, उनकी उम्मीदों पर बड़ा झटका लगा है और साथ में पुनर्विचार करने के लिए भी हो सकता है बीजेपी जो आला कमान है वो यहाँ जाते हैं कि नरोत्तम मिश्रा को क्या बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी अब देगी, या फिर नरोत्तम मिश्रा पर बीजेपी एक्शन लेगी, या खुद नरोत्तम मिश्रा क्या करेंगे, बीजेपी में रहेंगे या नाराजगी जाहिर करेंगे? क्योंकि जो तस्वीर है कांग्रेस के पक्ष में है और बीजेपी का सुपड़ा साफ है दतिया पर। और अब ऐसे में बीजेपी के अंदर खाने क्या कुछ चलेगा इस नतीजे के बाद, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।